Assalamu alaikum student, myself is Dr. Laila Rubab. Today our topic is migraine. सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। हम देखते हैं मिग्राइन किस वजह से होता है, इसकी काजेज़ देखेंगे। काजेज़ में वो कहते हैं कौन सी काजेज़ आएंगी, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हार्मोनल चेंजेस, डाइटरी फैक्टर और मेडिकेशन। ये क्या है, इसकी काजेज़ हैं जिसकी वजह से मिग्राइन होता है। वो कहते हैं जेनेटिक्स में जो होते हैं मिग्राइन जो होती है वो क्या होती है, फैमिलीज़ में रन करती रहती है। इनके जेनेटिक फैक्टर्स के साथ ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में होती रहती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कौन से आएंगे, इनके ट्रिगर्स जैसे कि हमारे पास स्ट्रेस की वजह से होगी, लाउड साउंड यानी कि शोर ज़्यादा हो तब भी हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से हो जाती है, और वेदर चेंजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, काज करती है मिग्राइंस को। किसकी वजह से मिग्राइन होता है, स्ट्रेस, लाउड साउंड, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स और वेदर चेंजेस। उसके बाद वो कहते हैं, हमने दो पढ़े हैं, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब हम देखते हैं हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस में वो कहते हैं फ्लक्चुएशन इन हार्मोन्स स्पेशली इन वुमेन, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं उसमें फ्लक्चुएशन हो जाती हैं। ज़्यादातर ये किस में होती हैं, औरतों में होती हैं, जो ट्रिगर करती है मिग्राइंस को। जैसे कि औरतों में क्यों होती हैं, इनमें मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान होती है। अब वो कहते हैं डाइटरी फैक्टर। डाइटरी फैक्टर में यानी कि कंजप्शन करवा रहे होते हैं या तो अल्कोहल की या कि फाइन की या सर्टेन फूड, जैसे कि चॉकलेट होगी, एजड चीज़ होगी जो ट्रिगर मिग्राइंस करती है। और मेडिकेशन में कुछ ऐसी मेडिकेशन यूज़ करते हैं जैसे कि हमारे पर कौन सी होगी, वेजोडिलेटर और ओरल कंट्रासेप्टिव, जो क्या करती है मिग्राइन ट्रिगर्स की वजह बनती है। इसकी काजेज़ में हमने जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हार्मोनल चेंजेस, डाइटरी फैक्टर और मेडिकेशन देखी। अब हम इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर में क्या होगा, फैमिली हिस्ट्री, एज, जेंडर, हार्मोनल चेंजेस। फैमिली हिस्ट्री में क्या हो गया, जैसे कि ये होता है, ऊपर मैंने आपको बताया है कि ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाते रहते हैं जेनेटिक्स के ज़रिए, जीन्स के ज़रिए। अब ये कहते हैं एज। एज में वो कहते हैं ये मिग्राइंस जो होते हैं बिगिन जो होते हैं एडोलसेंस में और पीक ड्यूरिंग 30। जेंडर जो होते हैं ये वुमेन जो होते हैं मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम मिग्राइंस दैन मैन, यानी कि वो कहते हैं जेंडर जो वुमेन होती है उसमें मिग्राइन ज़्यादा होते हैं बानिस्बत मैन के, ड्यू टू हार्मोनल फ्लक्चुएशन, क्योंकि जो वुमेन होती है औरतों में हार्मोनल फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं। अब हम देखते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी रिस्क फैक्टर है हार्मोनल चेंजेस जिसकी वजह से मिग्राइन होते हैं, यानी कि पर्टिकुलरली इन वुमेन हार्मोनल फ्लक्चुएशन कैन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करता है फ्रीक्वेंसी एंड सीवरिटी ऑफ मिग्राइन को। रिस्क फैक्टर में क्या हो गया, फैमिली हिस्ट्री, एज, जेंडर, हार्मोनल चेंजेस। अब उसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या है, न्यूरोमस्कुलर थ्योरी, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन और इन्फ्लेमेशन होगी। अब वो कहते हैं न्यूरोमस्कुलर थ्योरी जो होती है इसमें क्या होता है, मिग्राइन जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं किसके दरमियान, इसमें क्या होता है, एक कम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है नर्वस सिस्टम और ब्लड वेसल के दौरान। जो हमारा नर्वस सिस्टम है और जो हमारी ब्लड वेसल्स है इनके दरमियान बिटवीन में क्या होगा, कम्प्लेक्स इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो क्या होती है, एक्टिवेट होगी और रिलीज़ करेगी न्यूरोपेप्टाइड। जब न्यूरोपेप्टाइड रिलीज़ होगी तो क्या होगा, लीडिंग करते हैं वैसोडिलेशन को। जब वैसोडिलेशन हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन और पेन काज करते हैं। न्यूरोमस्कुलर थ्योरी में क्या होगा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में जो हमारे पास नर्वस सिस्टम और हमारा ब्लड वेसल्स है इसमें क्या होगा, कंप्लीट इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारी ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है उसमें न्यूरोपेप्टाइड्स जो होते हैं एक्टिवेट करते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट होगी तो न्यूरोपेप्टाइड क्या होंगे, रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और पेन होगा। उसके बाद वो कहते हैं कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन। कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन जो होता है इसमें क्या होता है, स्लो वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। क्या होती है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसकी क्या होती है, स्लो वेव होती है अक्रॉस द ब्रेन, जो क्या करती है, लीड करती है विजुअल एंड सेंसरी डिस्टर्बेंस को। जो हमारे पास हमारी देखने की और हमारी सेंसरी डिस्टर्बेंस है उसको क्या करेगी, लीड करेगी, यानी कि जो हमारे विजुअल और सेंसरी मतलब है ना उसको डिस्टर्ब कर देगी और क्या करेगी, पेन पाथवे को पैदा करवा देगी। अब वो कहते हैं सेरोटोनिन लेवल। सेरोटोनिन लेवल जो होते हैं, लो सेरोटोनिन लेवल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं मिग्राइन अटैक्स को, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट करेगी और पेन की वजह बनती है। उसके बाद जब पेन हो जाता है तो क्या, इन्फ्लेमेशन। वो कहते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस जो है वो क्या करते हैं, रोल करते हैं सेंसिटाइजिंग पेन पाथवे इन द ब्रेन ड्यूरिंग मिग्राइन अटैक्स। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में इसकी न्यूरोमस्कुलर थ्योरी देखी, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन, सेरोटोनिन लेवल्स और इन्फ्लेमेशन देखी। अब हम इसकी काजेज़ भी पढ़ चुके हैं, रिस्क फैक्टर भी पढ़ गए हैं।
पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसके क्या देखते हैं, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में वो कहते हैं इसमें क्या होगी, विजुअल डिस्टर्बेंस होगी, यानी कि फ्लैश ऑफ लाइट, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट हो गए, सेंसी डिस्टर्बेंस होगी, यानी कि सेंसी डिस्टर्बेंस में क्या होगी, नमनेस या टिंगलिंग होगी, और उसकी जो स्पीच और लैंग्वेज क्या होगी, इश्यूज़ होंगे, उसको बोलने में भी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद थ्रॉम्बिंग पेन, यानी कि यूनिलेटरल पेन होते हैं जो वन साइड पे होते हैं, हेडिंग होते हैं, और उसके बाद नोजिया हो या वोमिटिंग भी आ सकता है। इसमें पेशेंट को नोजिया होगी या वोमिटिंग होगी, जो कॉमन जो होती है क्या होती है, ड्यूरिंग मॉडरेट टू सीवियर अटैक्स होती है। उसके बाद वो कहते हैं सेंसिटिव टू लाइट जो है फोटोफोबिया होता है, और सेंसिटिविटी साउंड जो होते हैं वो क्या होती है, फोनोफोबिया हो गया, जिसमें पर्सन जो होते हैं नीड होते हैं कि वो रेस्ट करें। उसके बाद फटीग एंड इरिटेबिलिटी भी थी इसकी सिम्टम है। जो मरीज़ होगा उसको क्या होगी, या तो थकावट होगी या वो इरिटेबल हो रहा होगा। अब हमने इसकी साइन एंड सिम्टम में विजुअल डिस्टर्बेंस, थ्रॉम्बिंग पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग, और लाइट और साउंड को क्या होगी, सेंस करेगा, और फटीग और इरिटेबिलिटी होगी, जो इसकी सिम्टम में हमने पढ़ा है। उसके बाद हम इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे। वाइल नो स्पेसिफिक टेस्ट डायग्नोज मिग्राइन के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट जो होते हैं वो डायग्नोज नहीं किया गया। जैसे कि हमारे पास ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं अदर कंडीशन को, मेटाबॉलिक इशू वगैरह को। उसके बाद हम उसको न्यूरो इमेजिंग कर उसका सीटी स्कैन और एमआरआई करवाएंगे, जो हमारे पास हेडेक वगैरह का बताएगा कि ब्रेन में कोई ट्यूमर या स्ट्रोक तो नहीं है। उसके बाद उसकी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी ईईजी करवाएंगे, जो क्या होते हैं नॉट कॉमनली यूज्ड, वो की जाती है सीजर के लिए। ट्रीटमेंट जो होते हैं इसके हम एक्यूट या अब्रेटिव ट्रीटमेंट करवाएंगे, प्रिवेंटिंग या प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट करवाएंगे। एक्यूट या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करवाएंगे, एनालाइसिंग यूज़ करेंगे। एनालाइसिंग्स में या इबुप्रोफेन या एस्प्रिन वगैरह यूज़ करेंगे टू रिलीव मिड टू मॉडरेट पेन। उसके बाद वो कहते हैं जो हमारे पास एक्यूट ट्रीटमेंट होता है इसमें हम एनालाइसिंग्स देंगे, यानी कि इबुप्रोफेन देंगे या एस्प्रिन वगैरह देंगे, किस लिए, रिलीव करने के लिए मिल्ड टू मॉडरेट पेन। उसके बाद हम वो कहते हैं इसमें हम क्या करेंगे, एंटी नोजिया मेडिकेशन देंगे। मिटोक्लोपेरामाइड देते हैं किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए नोजिया और वोमिटिंग को। उसके बाद वो कहते हैं प्रिवेंटिव या प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट जो होते हैं इसमें क्या होंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, प्रोप्रानोल, और ऑफन यूज़ करते हैं ये क्या होते हैं, मिग्रेन अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। फिर एंटी डिप्रेसेंट देंगे, एंटी कन्वल्सेंट देंगे, CGRP इनहिबिटर देंगे, फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाएंगे। एंटी डिप्रेसेंट में ये क्या करती है, प्रिवेंशन करती है पीपल विद कॉम्ब्रॉइड डिप्रेशन और स्लीप इश्यूज। जिस ऐसे लोग जो डिप्रेशन में होते हैं या उनको स्लीप का इश्यूज़ होते हैं तब ये क्या होते हैं, उसको हम एंटी डिप्रेशन देंगे। और एंटी कन्वल्सेंट क्या करती है, रिड्यूस करती है फ्रीक्वेंसी एंड सीवरिटी ऑफ मिग्राइन्स को। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम उसका स्लीप पैटर्न उसको ठीक करवाएंगे, उसके स्ट्रेस को कंट्रोल करवाएंगे, डाइट को उसको बताएंगे, और उसकी मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाएंगे ताकि उस मिग्राइन से वो बच सके। थैंक यू सो मच।